नमस्ते मेरे प्यारे भाई। तो कैसे हैं आज आप सब। आशा करते हैं कि आज आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ आपका चैप्टर कमजोर होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश बाय राज आर्यन के इस यूट्यूब चैनल पर आपको कमजोर से कमजोर यानी आप समझ सकते हो बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश आपको सिखाया जाता है। अगर कि आप कमजोर हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश आपको सिखाया जाएगा। आज आप क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को सीखेंगे मेरे प्यारे भाई। आज आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे। ना सिर्फ सीखेंगे, क्लास में ही याद होने की गारंटी मेरा है मेरे प्यारे भाई। आप अगर कि ये वीडियो देखे हैं तो आप ये क्लास में सीख के ही जाएंगे। और अगर कि आप यहां से कर लिए लगभग ऑब्जेक्टिव समरी एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो से सब फंस जाएगा मेरे प्यारे भाई। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर कि आपको मजा आए आप इस वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा। मेरा मानना ये वीडियो अगर कि आपने देख लिया, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, अगर कि ये वीडियो आपने देख लिया तो दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। तो मैं आज आप सबको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाने वाला हूं। इसका हिंदी होता है भारतीय, इंडियन का मेरे प्यारे भाई हिंदी होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का हिंदी होता है सभ्यता, सभ्यता, सिविलाइजेशन का हिंदी होता है सभ्यता, एंड का हिंदी होता और, एंड का हिंदी होता और, कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति, कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति। यानी आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति। आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से ले चलता हूं। तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न उठा होगा, तो इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है। तो इसके जो राइटर हैं, इसके राइटर, राइटर यानी लेखक जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर है उसका नाम है महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर का नाम है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर का नाम है महात्मा गांधी। तो आपके जहन में एक प्रश्न उठा होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, द डेट ऑफ बर्थ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है 1869, 1869, 1869। ठीक है मेरे प्यारे भाई। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु यानी डेट ऑफ डेथ, डेथ ऑफ डेथ महात्मा गांधी की मृत्यु जो हुई थी 1948 यानी 1948 में हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 यानी 1948 में हुई थी, जो कि इनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी यानी किल्ड बाय महात्मा गांधी, किल्ड बाय नाथूराम गोडसे, तो महात्मा गांधी को किसने किल किया, नाथूराम गोडसे ने उनको मारा था। एक बेसहाय आदमी को मारना एक जुर्म नहीं महाजुर्म होता है और आजाद भारत में सबसे पहली फांसी पाने वाले व्यक्ति नाथूराम गोडसे ही बने थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था। यानी हु वाज किलर ऑफ महात्मा गांधी, तो नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे वाज किलर ऑफ महात्मा गांधी।
नाथूराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी को मारा था, यानी किल किया था मेरे भाई। ठीक है, अब आपके ध्यान में आता होगा ये भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, यानी इसके टाइप क्या है, टाइप क्या है मेरे भाई, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का टाइप क्या है, यानी विधा क्या है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की टाइप क्या है, यानी विधा क्या है। तो आप सबको पता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो टाइप है वो ऐसे है, यानी निबंध है। क्या है मेरे भाई, निबंध है, यानी ऐसे है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो टाइप है वो ऐसे है। ठीक है मेरे भाई, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो टाइप है वो ऐसे है। अगर कि आप बोलो ये कहां से लिया गया है, टेकन फ्रॉम भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, कहां से टेकन फ्रॉम किया गया है, तो आप बोल सकते हो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति सत्य के साथ मेरे प्रयोग से लिया गया है मेरे भाई। ठीक है, अगर कि आप बात करो तो महात्मा गांधी ने जो काम किया है किस किस रूप में काम किया है, तो वर्ल्ड एज spiritual and political लीडर और आप बोल सकते हो फ्रीडम फाइटर। महात्मा गांधी ने जो काम किया है, भारत के लिए जो कार्य किया है मेरे भाई, वो कार्य है स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर और फ्रीडम फाइटर के रूप में कार्य किया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर है महात्मा गांधी, जिसका जन्म हुआ था 1869 में, यानी 1869 में। डेट ऑफ डेथ है 1948, जो कि मारा गया था, किल्ड बाय नाथूराम गोडसे। टाइप इनकी ऐसे है, यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो बाय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। अगर क्या आप बोलो महात्मा गांधी के कार्य क्या क्या है, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर, वो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं तत्काल के लिए साइड हट जाता हूं। ठीक है, अब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं। आशा करते हैं कि आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, और आगे अब मैं आपको ले चलता हूं। तो महात्मा गांधी को किस रूप में जाना जाता है, यानी पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी को किस रूप में जाना जाता है, तो आप बोल सकते हो बापू एंड फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। भारत में महात्मा गांधी को जाना जाता है बापू और राष्ट्रपिता के रूप में। भारत में महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। भारत में महात्मा गांधी को किस किस रूप में जाना जाता है, बापू एंड फादर ऑफ द नेशन। ठीक है मेरे भाई, और महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आर्टिकल लिखा है, रोट आर्टिकल्स रोट आर्टिकल्स 4।
महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आर्टिकल्स लिखा है, तो आप बोल सकते हो यंग यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने जो आर्टिकल लिखे हैं यंग इंडिया, तो आप बोल सकते हो महात्मा गांधी को किस किस रूप में जाना जाता है, वहां से आप बोलते रहिए। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी को किस किस रूप में भारत में जाना जाता है, बापू एंड फादर ऑफ द नेशन। और महात्मा गांधी ने जो आर्टिकल लिखा है यंग इंडिया नामक लिखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आशा करते हैं आप उस बात को भी आप लिख लिए होंगे। अब मैं आपको इस चैप्टर का मतलब अब मैं इस चैप्टर में आपको क्या सिखाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, इस चैप्टर का असलियत मोटिव क्या है, मैं आपका वो पूरा एक बात में यहाँ पे थीम लिख देता हूं। ठीक है मेरे भाई, थीम। तो इस चैप्टर का मेन लाइन जो होता है थीम, मैं आपको वो बता देता हूं, थीम। ठीक है मेरे भाई, थीम। इस चैप्टर का जो थीम हो सकता है मैं उसको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, आप बोल सकते हो इट इज एन essay, it is an essay written by, it is an essay written by महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ये रिटन लिखा गया एक निबंध है। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इट इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा, इट यह महात्मा गांधी, बाय द्वारा, यह महात्मा गांधी के द्वारा, रिटन बाय लिखा गया, एन एसे एक निबंध, इज है, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दैट शोज, दैट शोज, दैट शोज जो यह दिखाता है, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इज special because Indian civilization is special because, देखिए जो यह, देखिए यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। That shows जो यह दिखाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता स्पेशल है यानी महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि it value spirituality, morality and simple living, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। डेट शोज जो यह दिखाता, इंडियन सिविलाइजेशन इज स्पेशल, भारतीय सभ्यता विशेष है यानी महत्वपूर्ण है, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, इट यह वैल्यू, यह महत्वपूर्ण है, यह वैल्यू देता है स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को, मोरालिटी नैतिकता को, सिंपल लिविंग सादा जीवन को। ठीक है, यह आध्यात्मिकता, नैतिकता और सादा जीवन को वैल्यू देती है, महत्वपूर्ण देती है यानी उसको विशेषता बताती है, उसका वैल्यू देती है, इट इज वैल्यूएबल। तो ये सादा जीवन को ही वैल्यू देती है, कौन? इंडियन सिविलाइजेशन, इसलिए वो स्पेशल है। लेकिन वाइल
जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन while western civilization focuses more on while western civilization focuses more on material thing जबकि पश्चिमी सभ्यता केंद्रित करती है अपना ध्यान, ठीक है, जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिक चीजों, मटेरियल थिंग का हिंदी क्या होता है? भौतिक चीजों, जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिक चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। इसका हिंदी मैं आपको फिर से बता देता हूं, ठीक है मेरे भाई, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इट इज एन एसे, या महात्मा गांधी के द्वारा, इट इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। दैट शोज, जो यह दिखाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज स्पेशल, भारतीय सभ्यता स्पेशल है, विशेष है, बिकॉज इट वैल्यू, क्योंकि या स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता, मोरालिटी यानी नैतिकता, और सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन को वैल्यू देती है। गाइल, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन फोकसेस मोर ऑन मटेरियल थिंग, जबकि पश्चिमी सभ्यता मटेरियल थिंग यानी भौतिक चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिक चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। इस अगर की इस बात का, इस चैप्टर का हम अगर की थीम निकालें तो यहाँ पे दो सभ्यता होगा, ठीक है मेरे भाई, दो सभ्यता होगा। पहला सभ्यता का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता, और दूसरा सभ्यता का नाम होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इन दोनों के बीच आपको कंपेयर करना है, असली मोटिव इसी का रहेगा मेरे भाई, ठीक है। आप इसको ध्यान पूर्वक देखते रहिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे भाई, आपको मैंने थीम भी बता दिया और इसका पॉइंट भी बता दिया। आप इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको इस चैप्टर में ले चलता हूं। इस चैप्टर का मैं पॉइंट बना बना के लाया हूं मेरे भाई, और इस चैप्टर का पॉइंट वाइज मैं आपको डिटेलिंग से बताते रहूंगा। आपको मैंने बता दिया इस चैप्टर में मेनली दो ही बातें होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। पहले तो भाई इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच सिर्फ कंपेयर होगा, और बताया गया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो मेटेरियलिज्म पर आधारित है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन बिलीव इन गॉड पर आधारित है। इंडियन सिविलाइजेशन मॉरल बीइंग पर आधारित है, नैतिक जीवन पर आधारित है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वस्तुवाद पर आधारित है मेरे भाई, ठीक है। स्टार पॉइंट शुरू करते हैं अपना। पहला पॉइंट अगर कि हम देखें तो इंडियन सिविलाइजेशन and culture is an essay written by Mahatma Gandhi. Indian civilization and culture is an essay written by महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। समझ में मेरे भाई आ गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो मैं आपको हिंदी लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको अगला पॉइंट की ओर ले चलता हूं। ही वॉज born in 18
1869 and passed away in 1948। 1948 महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ, यानी उनका जो जन्म हुआ, यानी उनका जो जन्म हुआ, ठीक है मेरे भाई, उनका जन्म हुआ 1869 में और वो चल बसे, यानी उनकी मृत्यु हो गई 1948 में। महात्मा गांधी वाज, यानी ही वाज बोर्न इन 1869 एंड पास्ड अवे 1948, यानी महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में हो गई। आप इसका हिंदी लिख लीजिए। उनका जन्म 1869 में हुआ तथा मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब मैं आपको अगला पॉइंट की ओर ले चलता हूं। He was a spiritual and spiritual leader and also a politician। वे एक आध्यात्मिक नेता थे, यानी महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता थे और वे एक राजनीतिज्ञ थे, यानी एक पॉलिटिशियन थे। मैं आपको इसको फिर से रिवीजन करा देता हूं, पहले आप इसका हिंदी लिख लीजिए। वे एक आध्यात्मिक नेता तथा एक राजनीतिज्ञ थे, यानी ही वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, यानी स्पिरिचुअल लीडर का हिंदी होता आध्यात्मिक नेता और राजनीतिज्ञ थे। तो महात्मा गांधी क्या थे? एक आध्यात्मिक नेता थे और राजनीतिज्ञ थे। पहले मैं आपको बता देता हूं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है मेरे भाई? एक ऐसे है जो कि लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है मेरे भाई? ऐसे है जो कि लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। ही वॉज बोर्न इन 1869 एंड पास्ड अवे 1948, जो कि उनकी मृत्यु हुई थी 1948 में और जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में। ही वाज स्पिरिचुअल लीडर, वह एक स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक नेता थे और एक राजनीतिज्ञ थे। आशा करते हैं मेरे भाई ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। आप अगले पॉइंट की ओर चलिए। ठीक है मेरे भाई, ही वॉज एक्टिवली involved in Indian politics from 1915 to 1948। वे भारतीय राजनीति में, वे इंडियन पॉलिटिक्स में, यानी महात्मा गांधी इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 के बीच सक्रिय रूप से शामिल थे। यानी महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में कब से शामिल थे? 1915 से 1948 के बीच शामिल थे। He was actively involved in Indian politics from 1915 to 1948। महात्मा गांधी सक्रिय रूप से इंडियन पॉलिटिक्स में कब हुए? 1915 to 1948, यानी 1915 से 1947 के बीच गांधी जी सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में शामिल हुए। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूं। हिज ऑटो बायोग्राफी
is titled, his autobiography is titled My Experiment, My Experiment with Truth। उनकी आत्मकथा का नाम माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। यानी महात्मा गांधी ने जो अपने बारे में बताया है, और इस चैप्टर को भी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है मेरे भाई, ठीक है। यानी महात्मा गांधी ने जो अपना जो जीवन कथा लिखा है, आत्मकथा लिखा है, अपने हाथों से लिखा है, वो इसी किताब में लिखा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यानी हिज ऑटोबायोग्राफी इज माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आशा करते हैं मेरे भाई आपको समझ में आया होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर कि आप अगले पॉइंट की ओर चले तो आपको एक पता होगा, अगर कि महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए, ठीक है मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका से शायद भारत आए, तो वो पहला अपना प्रयोग बिहार की धरती चंपारण से करते हैं। यानी इन 1917 गांधी जी went to Champaran. In 1970, Gandhi ji went to Champaran to lead a movement, M-O-V-E-M-E-N-T, movement। 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण जाते हैं और एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण जाते हैं और वो एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मैं आपको इसका हिंदी भी लिखा देता हूं। ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। आप इसका हिंदी लिख लीजिए। वे भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 के बीच सक्रिय रूप से शामिल थे, ठीक है मेरे भाई। आप उसका अगला हिंदी लिख लीजिए। उनकी आत्मकथा का नाम, यानी हिज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यानी उनकी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग है मेरे भाई। इन 1917 गांधी जी वेंट टू चंपारण टू लीड ए मूवमेंट। 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं और एक आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेने मेरे प्यारे भाई। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई, आशा करते हैं वो वाला आपको पूरा पॉइंट समझ में आया होगा, और मैं आपको नए पॉइंट की ओर ले चलता हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप बोल सकते हो गांधी जी is known as Gandhiji is known as Bapu and father of the नेशन। गांधी जी जो कि भारत के बापू और भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी बापू और भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। गांधी जी किस किस रूप में जाने जाते हैं? राष्ट्रपिता और बापू के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी नोन एज बापू एंड फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आप अगला पॉइंट आप बोल सकते हो। गांधी जी Gandhi ji believed that
India's gallery is IMMOVABL immovable, unique and alive। आप बोल सकते हो गांधी जी बिलीव करते थे यानी विश्वास करते थे, गांधी जी विश्वास करते थे डेट इंडियाज ग्लोरी यानी भारत का यश, भारत का यश, इंडियाज ग्लोरी यानी भारत का यश क्या है मेरे भाई? अटल है, इमोवेल है यानी अटल है, यूनिक है, अद्भुत है। भारत का यश क्या है? अटल है, अद्भुत है और जीवित है, जबकि ऐसा दूसरे सभ्यता में कोई बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई। इन गांधी जी बिलीव दैट इंडियाज ग्लोरी इज इमोवेबल, यूनिक एंड अलाइव। ठीक है मेरे भाई। आप अगला पॉइंट बोल सकते हो, इंडियंस हैव witnessed the fall of the great civilization such as Babylon, Syria, Persia, Egypt and China। भारतीयों ने यानी इंडियंस हैव विटनेस्ड द फॉल ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया, इजिप्ट एंड चाइना। भारतीयों ने देखा है, विटनेस्ड किया है द ग्रेट सिविलाइजेशन, द फॉल ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन, द फॉल ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन यानी महान सभ्यताओं का पतन, यानी फॉल देखा है, पतन देखा है। जैसे बेबीलोन का पतन देखा, सीरिया का पतन देखा, पर्शिया का पतन देखा, इजिप्ट का पतन देखा और चाइना का पतन देखा। तो आप यहां पे बोल सकते हो इंडियन हैव विटनेस्ड द फॉल ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया, इजिप्ट एंड चाइना यानी भारतीयों ने पतन देखा यानी महान सभ्यताओं का पतन देखा, जैसे बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया, इजिप्ट एंड चाइना। मैं आपको इसको बारीकी हिंदी लिखा देता हूं। गांधी जी इज नोन एज बापू एंड फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब आप अगला आप लिख सकते हो गांधी जी बिलीव दैट इंडियाज ग्लोरी इज इमोवेबल, यूनिक एंड एलिव। गांधी जी विश्वास करते थे कि भारत का यश अटल है, अद्भुत है और जीवित है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हो इंडियंस हैव विटनेस्ड द फॉल ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन सच एज बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया, इजिप्ट एंड चाइना। भारतीयों ने देखा है जैसे बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया, इजिप्ट, चाइना जैसे महान सभ्यताओं का पतन देखा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो मैंने आपको बताया हिंदी आप उसको लिख लें। ठीक है मेरे प्यारे। आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया हुआ ये वाला पॉइंट। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं जो पॉइंट बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से वह काफी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए इस पॉइंट को आप बढ़िया से और ध्यानपूर्वक देखिए। नाम है फेरोज। नाम क्या है मेरे भाई? फेरोज। वेयर रूलर्स RULERS रूलर्स ऑफ
इजिप्ट। फेरोज शासक था, कहां का शासक था? इजिप्ट का शासक था। फेरोज शासक था, यानी रूलर्स था। कहां का शासक था? इजिप्ट का शासक था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको ये समझ में आया होगा। और रोम का जो पतन हुआ, रोम की सभ्यता का जो पतन हुआ, एक पुस्तक है जिसका नाम है द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। उसको लिखा है गिब्बन ने। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप उसको देख लें। गिब्बन wrote a book. Gibbon wrote a book is titled. Gibbon wrote a book is titled The Decline. The Decline and the Decline and Fall of the Roman Empire. रोमन एम्पायर। गिब्बन ने अपने पुस्तक में लिखा है, यानी अपना जो पुस्तक लिखा है वो लिखा है द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, अबाउट द डाउन फॉल ऑफ रोम। गिब्बन ने एक पुस्तक लिखा है जिसका टाइटल है द डेक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जिसमें रोम के पतन के बारे में बताया गया है। आप इसका हिंदी लिख लें। गिब्बन ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जिसमें रोम के पतन के बारे में बताया गया है। इसका हिंदी आप लिख लीजिए। फेरोज इजिप्ट का शासक था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब आप अगला पॉइंट लिख लीजिए। द ओल्डेस्ट civilization is Greek civilization, यानी सबसे पुरानी नहीं, सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता है। सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता है। आप इसको पॉइंट को बोल लीजिए। फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। गिब्बन रोट ए बुक is titled The Decline and Fall of the Roman Empire, about the downfall of Rome. The oldest civilization is Greek civilization. ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आशा करते हैं आप वो वाला पूरा वीडियो बढ़िया से देखे होंगे और आप बढ़िया से उसका हिंदी भी उतारे होंगे, स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूं मेरे प्यारे भाई। आप बोल सकते हो the first invention was the first invention contributing the first invention contributing to civilization, यहां पे लिख देते हैं civilization was fire। यानी आप बोल सकते हो सभ्यता के विकास का
पहला इन्वेंशन, पहला आविष्कार जो है वो आग है। सभ्यता के विकास में पहला जो आविष्कार हुआ था वो किसी और का नहीं, आग का आविष्कार हुआ था। सिविलाइजेशन के विकास में जो पहला इन्वेंशन हुआ था यानी आविष्कार हुआ था वो आग का हुआ था। यानी द फर्स्ट इन्वेंशन कंट्रीब्यूटिंग टू सिविलाइजेशन वाज फायर। सभ्यता के विकास का पहला आविष्कार आग था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूं। तो आप ऐसा बोल सकते हो, सिविलाइजेशन is the state development civilization is the state of development of people। आप बोल सकते हो सभ्यता लोगों के विकास की अवस्था है। सभ्यता लोगों की विकास की अवस्था है। सभ्यता क्या है मेरे प्यारे भाई? लोगों की विकास की अवस्था है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज को मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करते जा रहा हूं, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते चले। सभ्यता जो है लोगों की विकास की अवस्था है। सभ्यता जो है लोगों की विकास की अवस्था है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो मानव यानी भारतीय सभ्यता ने, यानी कोई भी सभ्यता ने पहला जो आविष्कार किया था, यानी कोई भी सभ्यता ने जो पहला आविष्कार किया था अपने जीवन काल में, वो था पहला आविष्कारक आग था। उसके बाद सभ्यता जो कि है लोगों के विकास की अवस्था है। सभ्यता है लोगों की विकास की अवस्था। आप अगले पॉइंट की ओर चल सकते हो। कल्चर is a product of civilization। कल्चर जो है यानी संस्कृति सभ्यता का उत्पाद है, यानी उपज है। यानी संस्कृति कहां से निकली है? सभ्यता से निकली है। संस्कृति कहां से निकली है? सभ्यता से निकली है। तो सब संस्कृति सभ्यता के उत्पाद है। द फर्स्ट इन्वेंशन कंट्रीब्यूटिंग टू सिविलाइजेशन वाज फायर। पहला सभ्यता का पहला जो विकास हुआ था, सभ्यता का पहला विकास, वो कौन सा था? सभ्यता का पहला विकास आग था, फायर था। सभ्यता का पहला विकास आग था, फायर था। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। सभ्यता लोगों के विकास की अवस्था है। आप हिंदी लिख सकते हो। कल्चर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कल्चर संस्कृति जो है वो सभ्यता का उत्पाद है। संस्कृति सभ्यता का उत्पाद है। अब आपके जहन में ये प्रश्न उठता होगा, ये संस्कृति आखिरकार संस्कृति में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो आप लिख सकते हो कल्चर इंक्लूड्स in arts, music and literature। संस्कृति में कला, संगीत और साहित्य इंक्लूड्स हैं, यानी शामिल है। संस्कृति में कौन कौन शामिल है मेरे प्यारे भाई? आप सब बोलते रहिए। संस्कृति में कला, म्यूजिक यानी संगीत और साहित्य शामिल है। संस्कृति में ये सभी चीज शामिल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, ले लीजिए, और आप इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए। आशा करते हैं कि आपको वो वाला पॉइंट पूरा बढ़िया से समझ में, अच्छा से समझ में आया होगा। अब मैं आपको नया पॉइंट की ओर ले चलता हूं। अगर कि आपको ये पूरा वीडियो मजेदार तरीका से समझ में आ रहा है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक कमेंट प्यारा सा जरूर बनता है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक, अगला बात। अगर कि आप देखो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता
emphasis emphasis materialism, यहीं पे लिख देते हैं। मेटेरियलिज्म यानी पश्चिमी सभ्यता भौतिक चीजों पर, भौतिकवाद पर जोर देती है। पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद पर यानी भौतिक चीजों पर जोर देती है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन emphasis moral and morality and moral being, पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिकवाद पर जोर देती है, जबकि भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन नैतिकता मॉरलिटी, नैतिकता और नैतिक जीवन यानी मॉरल बीइंग पर जोर देती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद पर एम्फेसिस करती है यानी जोर देती है, जबकि भारतीय सभ्यता मॉरलिटी यानी नैतिकता और मॉरल बीइंग यानी नैतिक जीवन पर जोर देती है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूं। इंडियन सिविलाइजेशन is based on belief in God। भारतीय सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड यानी भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है। भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन focus on the worship of material। भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है। भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है यानी इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता फोकस करती है वर्शिप ऑफ मटेरियल यानी धन की पूजा पर केंद्रित है। धन की पूजा पर केंद्रित है, आधारित है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन धन की पूजा पर केंद्रित है यानी आधारित है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल, धन की पूजा पर आधारित है। आप बोल सकते हो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एम्फेसिस मटेरियलिज्म यानी पश्चिमी सभ्यता जो है भौतिकवाद पर जोर देती है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन एम्फेसिस मॉरलिटी एंड मॉरल बीइंग। भारतीय सभ्यता मॉरलिटी नैतिकता और नैतिक जीवन पर जोर देती है। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है, जबकि पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल, जबकि पश्चिमी सभ्यता भगवान धन की पूजा पर केंद्रित है। आप इसका स्क्रीनशॉट लिख ले और इसका हिंदी आप लिख ले मेरे प्यारे भाई। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। अब मैं आपको नए पॉइंट की ओर ले चलता हूं। अब मैं आपको अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। आशा करते हैं आपको भी समझ में पूरा आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। तो अगला देखिए आप, वेल्थ एंड
luxuries, luxuries, wealth and luxuries do not, wealth and luxuries do not bring true happiness, true happiness, happiness according to, according, according to our ancestors, ancestors। ठीक है मेरे भाई, यानी आप बोल सकते हो धन और विलासता, wealth and luxuries, wealth and luxuries do not bring true happiness according to our ancestors। धन और विलासता, धन और विलासता सच्ची खुशी, सच्चा खुशी नहीं देती है। धन और विलासता हमें सच्ची खुशी नहीं देती है, ऐसा मानना हमारा नहीं, हमारा पूर्वजों का, हमारा एंसेस्टर्स का मानना था। हमारे पूर्वज का मानना था कि धन और विलासता हमें सच्ची खुशी नहीं देता है, धन और विलासता हमें सच्ची खुशी नहीं देता है, ऐसा हमारे पूर्वज का मानना था। एक पॉइंट है, आप बोल सकते हो our ancestors, our ancestors, our ancestors were content living in village। हमारे पूर्वज गांवों में रहना पसंद करते थे। आवर एंसेस्टर्स कंटेंट लिविंग इन विलेज, हमारे पूर्वज गांवों में रहना ज्यादा संतुष्टि करते थे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स, यानी धन और विलासता हमें, धन और विलासता हमें सच्ची खुशी नहीं देता है, ऐसा हमारा एंसेस्टर्स का मानना था, हमारे पूर्वजों का मानना था। एंसेस्टर्स का हिंदी होता पूर्वज, एंसेस्टर्स का हिंदी होता पूर्वज। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज का कहना था कि हमें जो सच्ची संतुष्टि मिलती है, हमें जो संतुष्टि मिलती है, कंटेंट लिविंग मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती है, वो विलेज में मिलती है, यानी गांव में मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसका आप हिंदी लिख ले। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आशा करते हैं आपको ये वाला पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। तो ये मात्र लास्ट पॉइंट है, आप इसको बढ़िया से देख ले। और मेरा एक नारा है, हाथों में पड़ गए छाले फिर भी कलम संभाले हैं, क्योंकि हम सनराइज साइंस क्लासेस वाले हैं। आप इसको बढ़िया से देखें, हमारे हाथों में छाले क्यों नहीं पड़ जाए, लेकिन हम सनराइज साइंस क्लासेस वाले हैं। जब तक तोड़ते नहीं, जब तक फोड़ते नहीं, तब तक हम छोड़ते नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आप इसको ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। गांधी जी यानी बिलीव करते थे, गांधी जी असलियत में आप सबको लग रहा होगा, गांधी जी इतना जो बात वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में आप बता रहे हैं, तो गांधी जी बहुत बड़े हेटर होंगे, गांधी जी बहुत बड़े नफरती इंसान होंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, ऐसा लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा पूरा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए अभी। ठीक है, गांधी जी, गांधी जी did not hate, did not hate Western civilization, but the opposed, blind imitation of Western civilization।
आपको लगता होगा गांधी जी बहुत बड़े हेटर होंगे, यानी गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते होंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं। नॉट डिड नॉट यानी हेट, पश्चिमी सभ्यता से गांधी जी नफरत नहीं करते हैं, बट लेकिन वो ब्लाइंड इमिटेशन यानी किसका ब्लाइंड इमिटेशन? पश्चिमी सभ्यता का ब्लाइंड इमिटेशन, पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुन नकल करना का वो विरोध करते हैं। लेकिन देखिए, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की विरोधी नहीं है। हिंदी आप देख लीजिए, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की विरोधी नहीं है। गांधी जी डिड नॉट हैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता की विरोधी बिल्कुल नहीं है, बट लेकिन द अपोज्ड ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन वह यह बताना चाह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुन नकल करना, ब्लाइंड इमिटेशन करना, उसका वो विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मात्र एक लास्ट पॉइंट आप इसको बढ़िया देख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, इंडियन सिविलाइजेशन is based on the principle of simple living and high thinking। आप बोल सकते हो भारतीय सभ्यता आधारित है किस पर? तो किसके प्रिंसिपल पर आधारित है? तो सिंपल लिविंग, सादा जीवन और उच्च विचार पर आधारित है। भारतीय सभ्यता किस पर आधारित है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सीधा सीधी आप इसको लिख सकते हो। गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरोधी नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरोधी नहीं थे। आपको लग रहा होगा गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरोधी है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप वर्तमान की स्थिति को देख लीजिए, क्या हालात है। हम सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर अगर मतलब बढ़ रहे हैं, हमें इंडियन सिविलाइजेशन को मानना चाहिए, ये यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं। वही यहाँ पे बोला गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार पर आधारित है, छोटा मोटा चीज पर आधारित नहीं है। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पे इस वीडियो में मेनली हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा चैप्टर का एनालिसिस करके आपको दे दिया। इससे बाहर बिहार बोर्ड में लगभग नहीं आने का चांसेस है, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे आपका समरी, ऑब्जेक्टिव और आपका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन लगभग इसी वीडियो से आपका लड़ने का चांस है। और ये वीडियो खास करके 2026 के विद्यार्थियों के लिए है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और कमेंट कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जय हिंद।